दो कौड़ी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इसके पूर्व के वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के चर्चा किया था। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में चर्चा करेंगे। जब नगर के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लगभग पिछले वीडियो में हमने काफ़ी विशेषताएं और बातों पर इस पर चर्चा किया है। पिछला वीडियो आप देखकर, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से वो वीडियो है, उसके देखने के बाद ये अगर आप वीडियो देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता को हम इसलिए कहा गया सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ, सिंधु सरस्वती के नाम से इसलिए कहा गया सिंधु और सरस्वती के नाम के बीच का दोआबा के क्षेत्र में विकसित हुआ। सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। ताबा और तीन मिलाकर कांसे का उपयोग करने लगा, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता। और प्रथम नगरी सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं। हमने बताया था कि ये वास्तव में एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, एक नगरी सभ्यता थी। अगर प्रमुख नगर की हम चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण नगर जो है पहला वो हड़प्पा होगा। क्यों? आप समझिए कि हड़प्पा में ही सर्वप्रथम खुदाई हुई, तो इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। 1846 में जेम्स प्रिंसेप महोदय ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की चर्चा किया था, 1826 में। लेकिन हमारे यहाँ जो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और लॉर्ड कर्जन के समय उसको वर्तमान स्वरूप मिला 1902 में। 1920 के पहले इस सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे जॉन मार्शल साहब। उनके निर्देशन के क्रम में हड़प्पा में सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वर्ष के नेतृत्व में खुदाई का उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ। तो पहला चीज़ ये जानिएगा कि हड़प्पा में खुदाई किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप। अल्फ़ाबेट में एच और डी, एच डी, ये शब्द अगर दिमाग में है तो ये आपका आसानी से याद हो गया। हड़प्पा नदी पहला चीज़। दूसरा ये कॉन्सेप्ट कर लीजिए कि विश्व की जितनी सभ्यताएं प्रारंभ में विकसित हैं, आज भी जितने प्रमुख नगर विकसित हैं, वो नदी के किनारे ही हमारे यहाँ सभ्यताओं का विकास हुआ है पूरे विश्व में। क्योंकि पेयजल, एक जल का जीवन में इतना महत्वपूर्ण था, जिसके कारण हमेशा सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। इस हड़प्पा भी रावी नदी के बाएं तट पे, ये क्वेश्चन क्वेरी करता है कि बाएं तट पर स्थित है, दाएं तट पर स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वर्ष के नेतृत्व में खुदाई हुई। वर्तमान में जो हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब राज्य के साहिवाल जिले के मोंटगोमरी नामक स्थान पे, पाकिस्तान के पंजाब राज्य के साहिवाल जिले के मोंटगोमरी नामक स्थान पे स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें हम तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, जिसका क्षेत्रफल 2.5 वर्ग किलोमीटर है, जबकि हड़प्पा का क्षेत्रफल 1.5 वर्ग किलोमीटर है हड़प्पा का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा अगर स्थल है तो वह भी हड़प्पा है। ये तमाम अनागार, सभागार, स्नानागार तो मिले, लेकिन जो हड़प्पा से क्वेश्चन बनता है कि वहाँ पे अनाज कूटने के लिए वक्राकार चबूतरे मिले। अनाज कूटने के लिए वक्राकार क्या मिले? चबूतरे मिले। ये इम्पोर्टेंट है। जब हम हड़प्पा की जो दूसरी प्रमुख विशेषता के रूप में जानना चाहेंगे तो वहाँ के हड़प्पा सभ्यता जो दुर्ग का विकास हुआ, दुर्ग में शासक वर्ग रहता था, वो पश्चिम में, पूर्व में अन्य लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पे दक्षिण दिशा में बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला। दक्षिण दिशा में बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला, जिसे R37 के नाम से जानते हैं। वहाँ पे जो सवाधान था, जो शव का किया जाए, उसके साथ ताबूत भी मिला। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके हड़प्पा के पश्चिम में बहुत बड़ा दुर्ग स्थित था और उस दुर्ग की लंबाई 415 × 195 मीटर थी। इतिहासकार वेलर महोदय ने इसे माउंट एबी का नाम दिया। क्या नाम दिया? माउंट एबी ने। अगर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक क्षेत्र भी कहा गया। इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट के द्वारा कहा गया अर्ध औद्योगिक क्षेत्र है। कौन? हड़प्पा। हड़प्पा में काफ़ी कुछ मिला, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो क्वेश्चन के तौर में आता है, वहाँ मिट्टी के एक मूर्ति मिली स्त्री के, जिसके गर्भ से
वृक्ष निकला हुआ दिखाई देता है, जिसे उर्वरा की देवी के रूप में जाना जाता है। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा जिसे उर्वरा के देवी के रूप में जाना जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये आपका इतने जितने बिंदुओं की हमने चर्चा किया, ये हड़प्पा से इतने प्रमुख क्वेश्चन आपसे मिलते हैं। इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। अब इसके पीछे पिछले बारे में मैं बताया था विशेषताओं में कि नर कंकाल हड़प्पा सभ्यता में हमको मिले, सिंधु सभ्यता में मिले, लेकिन सबसे अधिक नर कंकाल मिले वो आपके मोहनजोदड़ो में मिले, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहते हैं। हमने वह भी बताया कि वहाँ 4 प्रजातियों के शव मिले, जिसमें सबसे अधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के शव मिले। अब यहाँ इनकी भी खुदाई मोहनजोदड़ो की 1922 में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? राखाल दास बनर्जी। एक शब्द पकड़िएगा, हड़प्पा और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी अल्फाबेट में एच और डी, इंग्लिश वर्णमाला में एकदम कर, दूर में यम और राखाल दास बनर्जी एमआर शब्द, तो ये आपको याद करने के लिए भी अच्छा है। ठीक है, 1922 में खुदाई हुआ। ये मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है? सिंधु नदी के दाएं तट पर। रावी कहाँ है? हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के बाएं तट पे। क्लियर? मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के दाएं तट पर। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध राज्य के लड़काना में स्थित है। लड़काना जो है गुरु नानक देव जी से भी जुड़ा हुआ स्थान है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। 1922 में राखाल दास की बनर्जी से कहा। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की जो बीच की दूरी है वो 610 मील की दूरी है। इसको 1.66 से गुणा कर लेंगे तो आपका किलोमीटर में आ जाएगा। पूरी सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ा इमारत है, जिसकी हमने चर्चा भी किया सकता है, वो है अनागार। अनागार की लंबाई 45.71 गुणे 15.23 मीटर, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा है। देखिए आप यहाँ पे ये समझने का प्रयास करिए कि एग्रीकल्चर की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता बहुत विकसित था। वहाँ 9 फसलें उगाई जाती थी। 9 फसलों में 3 गेहूं की किस्में थीं, 2 जौ की किस्में थी, तरबूज, खरबूज, कपास। कपास उसकी सबसे प्रमुख फसल थी। सबसे प्रथम फसल भी जो मानी जाती है वो कपास मानी जाती है। तो यहाँ पे हर जगह, हर खुदाइयों में अनागार मिला, और अनागार जो वर्तमान में गोदाम के रूप में हम अपने यहाँ प्रचलित है, वहाँ अनाजों का संग्रह किया जाता। तो सबसे बड़ा इमारत अनागार ये आपका मोहनजोदड़ो से सीधा जुड़ा हुआ है। दूसरा बृहद स्नानागार, ये आश्चर्य के रूप में जाना जाता है। ये मोहनजोदड़ो में मिला, कई जगह स्नानागार, और जितने हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार मिले वो सब में आपको बीच में जल स्रोत अर्थात कुआं भी देखने को मिला। बृहद स्नानागार को अद्भुत निर्माण कहते हैं। इसकी अगर हम लंबाई की बात कर लें 11.88 मीटर गुणे 0.01 मीटर गुणे 2.43 मीटर, यानी इतना दृश्य में गहरा, 2.43 मीटर चौड़ा, 11.88 मीटर लंबा, इतने आकार में यह बृहद स्नानागार मिला। मोहनजोदड़ो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई नामों से जानते हैं। मृतकों की टीला के नाम से जानते हैं। इसको सिंधु का बाग भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? सिंधु का बाग भी कहते हैं। और जो इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। क्या कहा? जुड़वा राजधानी क्या। दूसरा, हम हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, तो सबसे ज़्यादा तांबे और कांसे की पहचान की वस्तुएं मिली वो मोहनजोदड़ो में मिली। और वहाँ पर जो तांबा था, गले हुए तांबे का ढेर भी मिला। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। और ईंट का प्रयोग होता था, तो सबसे बड़ी ईंट का भी साक्ष्य कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ईंट कटकार 4 संबंधे 2 संबंधे हैं। सूती कपड़े का साक्ष्य भी मिला, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली। कांसा, तांबा और टीन मिला के कांसा बना, और उसकी भी एक नर्तकी की मूर्ति मिली। राज मिला। तो ये हाथी के कपाल भी मिले। ये कहाँ मिले? सब मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हमें समझना है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नगर है उसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करते हैं। वो सिंधु का बाग भी किसे कहेंगे? मोहनजोदड़ो कहेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसके द्वारा कहा गया? स्टुअर्ट पिगट के द्वारा।
तीसरा जो महत्वपूर्ण शहर है वो आपका लोथल है। पहला चीज़ ये जानिए कि क्वेश्चन आ चुका है कि लोथल क्या है, गोडीवारा है, बंदरगाह है। ये दो नदियों के संगम पर स्थित था, साबरमती और भोगवा नदी के, प्रमुख रूप से भोगवा नदी के पे स्थित था। यह वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद के सरगवाला गांव में स्थित है। इसकी खुदाई 1957 में किसके नेतृत्व में हुआ? शिवरंगनाथ राव के नेतृत्व में हुआ। हमने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में सड़कें जो थी, नगर का विकास जो था वो ग्रिड पद्धति पे था। सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी, नालियां ढकी होती थी। सभी प्रमुख शहरों में जो घर के दरवाजे थे, खिड़की थे, वो पीछे साइड गली में खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। लेकिन लोथल उसका अपवाद था। लोथल उसका अपवाद था। वहाँ पे जो घर मकान थे उनके मुख्य सड़क और दरवाजे सड़क पे खुलते थे। ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने शुरू में कहा कि ये गोदीवारा था, बंदरगाह था, तो स्वाभाविक है कि अगर बंदरगाह था तो वहाँ पे यात्रा करने के लिए समुद्र से जो यात्रा होनी थी, इसलिए वहाँ पे दिशा मापक यंत्र भी पढ़ाया गया। नाव की चित्र वाली मोहर भी पाई गई, फारस की मोहर पाई गई, चूँकि उस समय फारस अर्थात ईरान से व्यापार होता था, बहरीन से व्यापार होता था, पश्चिम के देशों से उस समय भी सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। फारस में सिंधु को मेहुला शब्द से बोला गया था। वहाँ से जो सिंधु को मेहुला शब्द से संबोधित करते थे। तो बंदरगाह होने के कारण ही वहाँ फारस की मोहर मिली, दिशा मापक यंत्र मिला और नाव की चित्र वाली मोहर मिली। और एक चीज़ और समझने की कोशिश करिए, इसके विकसित स्वरूप को देखते हुए लोथल को, इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। अगर लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा जाता है तो लोथल को भी कहा जाता है। इसके अलावा वहाँ धान पे बाजरे के भी साक्ष्य मिले, धान की भूसी मिली, अर्थात वहाँ चावल का भी उत्पादन होता था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ 3 युगल सौधान मिले, युगल समाधियाँ मिली, यानी जोड़ा जोड़ा के रूप में वहाँ समाधियाँ मिली। जबकि कालीबंगा में एक ही जोड़ा मिला था, एक युगल समाधि मिली थी, और 3 युगल समाधियाँ कहाँ मिली? लोथल मिली। ये काफ़ी है। और तो और वहाँ पे तांबे का बना कुत्ता भी मिला, कहाँ? लोथल। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। चौथा जो हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं वो आप आगे चनहुद्रो चनहुद्रो ये सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित है और इसकी खोज, इसका नेतृत्व, इसकी जो खुदाई का कार्य हुआ वो अर्नेस्ट मैके ने किया। बड़े अच्छे विद्वान थे। और वहाँ ने मैके साहब ने ही मनका बनाने का कारखाना खोजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ है? चनहुद्रो में। और ज़रा एक चीज़ और समझिएगा, चनहुद्रो में हड़प्पा सभ्यता की, विकसित सभ्यता की पूर्व की भी अवस्था पाई जाती है, जिसको हम झोकर झाकर संस्कृत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? झोकर झाकर संस्कृत के नाम से जानते हैं। हर जगह जो ईंटें मिले आयताकार मिले, चनहुद्रो में वर्गाकार ईंटें मिले। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कैसे ईंटें मिली? वक्राकार ईंटें मिली। ये चीज़ कहाँ मिला? चनहुद्रो में मिला। चनहुद्रो और चर्चा में आने का कारण क्या है उसको और समझ लीजिएगा कि ये सिंधु नदी के बाएं तट पे है, पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है चनहुद्रो। वहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान मिला। जैसे कॉस्मेटिक का डिब्बा तो आपका मिला आपका मोहनजोदड़ो में, लेकिन कॉस्मेटिक का सामान जो लिपस्टिक है, काजल है, कंघा है, उस्तरा है, ये सब सामान आपको कहाँ मिला? चनहुद्रो में। मिट्टी के बर्तन को पकाया भी जाता था और आप समझिए उस समय पानी की सप्लाई के लिए मिट्टी की जो नली बनी थी उसको पकाया गया था। वो भी मिट्टी की पाइप नुमा पक्की नाली भी कहाँ मिली? चनहुद्रो में मिली। और सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार अंग्रेजी के बड़े विद्वान थे एल्बासम साहब, इन्होंने कहा कि कलम और दावात के भी साक्ष्य कहाँ मिले? चनहुद्रो में। चूँकि मिट्टी के बर्तन और सब कुछ का इतना ज़्यादा विकसित था कि वहाँ 4 पहियों वाली गाड़ी भी मिली, हाथी भी अलंकृत रूप से मिला। कहाँ? चनहुद्रो में। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मनका बनाने का कारखाना मैके द्वारा खोजा गया। वक्राकृत, लिपस्टिक और काजल, कलम और दवात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चनहुद्रो से। 5वां हम जब चर्चा करेंगे आपका कालीबंगा। ये राजस्थान के
हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी जो सरस्वती की सहायक नदी थी, इसी घग्घर नदी पे ये स्थित है। और किसके नेतृत्व में इनकी खुदाई का कार्य किया गया? बीबी लाल और बीके ठाककर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बीबी लाल और बीके ठाककर के नेतृत्व में किया। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये घग्घर नदी, काले रंग की जो चूड़ियाँ मिली वो कांच के रूप में भी मिली और मिट्टी की बनी हुई मिली। किसके रूप में? जो कांच और मिट्टी की भी चूड़ियाँ मिली। हमने आपसे पूर्व में चर्चा किया, यहाँ एक युगल समाधि भी मिली। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा में। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलेगा आपको? कालीबंगा में। वहाँ मिट्टी के हल भी मिले आपके कालीबंगा में। इसके बाद वहाँ मेडिकल के क्षेत्र में शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के भी साक्ष्य मिले। कहाँ पे? कालीबंगा में शल्य क्रिया का भी साक्ष्य मिला। और अग्निकुंड की हम बात करते हैं, अग्निकुंड भी वहाँ मिले। अग्निकुंड का मतलब है वहाँ अग्नि से परिचित थे, स्वास्तिक चिन्ह का परिचित थे, जिससे यही माना जाता है बहुत बड़ा स्रोत कि उस समय के लोग पूजा पाठ भी करते थे, जादू टोना से भी परिचित थे। और वहाँ 7 अग्निकुंड मिले। कहाँ पे? कालीबंगा। और 7 आकार में बने हुए थे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ प्रकार के 3 प्रकार की समाधियाँ मिली। पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि, कलश समाधिकरण। ये भी तीनों चीज़ें कहाँ मिली? कालीबंगा में मिली। यहाँ आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अग्निकुंड, पूर्ण आंशिक कलश समाधिकरण, जुते हुए खेत का साक्ष्य, एक युगल समाधि और शैल क्रिया और काले रंग की चूड़ियाँ, ये जितने प्रमुख हैं ये कालीबंगा से आपसे जुड़े हुए हैं। छठा हम सब चर्चा करेंगे धौलावीरा। आप समझिए, भारत की अगर हम दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत के क्षेत्र में आज जो स्थित है वो धौलावीरा है। सबसे अधिक क्षेत्रफल 2.5 वर्ग किलोमीटर में था, वो आपका मोहनजोदड़ो था। 1.5 वर्ग किलोमीटर में आपका हड़प्पा था। लेकिन 1 वर्ग किलोमीटर में आपका कौन था? धौलावीरा। धौलावीरा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कुआं मिला। तो धौला का मतलब सफ़ेद, वीरा का मतलब कुआं, सफ़ेद कुआं। और एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है धौलावीरा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ हड़प्पा की पूर्व, विकसित और अवसान यानी हड़प्पा की तीनों अवस्थाएं पाई गई। कहाँ? धौलावीरा के उत्खनन खुदाई में मिला। 1967-68 में जेपी जेसी के नेतृत्व में यहाँ पर खुदाई हुआ, जो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। हड़प्पा की तीनों अवस्था मिली, घोड़े के अवशेष मिले और 9 शब्द का अभिलेख भी मिला। कहाँ? धौलावीरा से। 7वां बनवाली। बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिले के फतेहाबाद में सरस्वती नदी के किनारे विकसित है। तो बनवाली है कहाँ? हमें कुछ ऐसे नगर के बारे में जानना है कि किस नदी के किनारे विकसित है, कहाँ स्थित है और उनकी एक विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनका खोज आर्यस विष्ट महोदय के नेतृत्व में हुआ। और यहाँ पे मिट्टी के हल भी मिले और मिट्टी के खिलौने मिले। कहाँ? बनवाली में मिट्टी के हल मिले और मिले तांबे का बाण मिला। कहाँ मिला? बनवाली में। कहाँ स्थित है? आपके सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जो विलुप्त हो चुकी है, जो हरियाणा के हिसार के फतेहाबाद में स्थित है। 8वां सुटकोगन डोर। ये भारत हड़प्पा सभ्यता का, सिंध सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है, जो दास्क नदी के किनारे स्थित था। ये बंदरगाह भी था। तांबे की एक कुल्हाड़ी मिली और राख से भरा हुआ बर्तन मिला। कहाँ? सुटकोगन डोर। तांबे की कुल्हाड़ी और बंदरगाह भी था, राख से भरा। 9वां सुरकोटडा। ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ घोड़े के अवशेष मिले, बुने कपड़े का अवशेष मिला, किले का अवशेष मिला। कहाँ? सुरकोटडा में 3 चीज़ के, घोड़े के, बुने कपड़े के और किले के अवशेष मिले सुरकोटडा में। ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 10वां हम रोपड़ की चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में पंजाब में ये रूपनगर के नाम से जाना जाता है, जो सतलज नदी के किनारे विकसित है। यज्ञदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में खुदाई हुआ। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ जो दफनाया गया था शव, मनुष्य के शव के साथ पालतू कुत्ता को भी दफनाया गया था। इसका साक्ष्य कहाँ मिला है? हमें रोपड़ में मिला है। पुनः हम आते हैं रंगपुर, जो भादर नदी या सुभादर नदी के भी स्थित है, जो गुजरात के
अहमदाबाद जिले के सुरेंद्र नगर में स्थित है। इसकी खुदाई एसर राव के नेतृत्व में हुआ। तो रंगपुर भादर नदी के अगला नौसारो में क्या हुआ, ये बलूचिस्तान में स्थित है। वहाँ पे स्त्रियों की मूर्तियाँ बहुत मिली और कुछ विद्वानों को ये कहना है कि उस मूर्तियों में सिंदूर के भी साक्ष्य मिले। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, स्त्री मूर्तियाँ यहाँ सिंदूर के साक्ष्य मिले, वो कहाँ है? नौसारो है। नौसारो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। अगला जो प्रमुख नगर है कोट डीजी, ये सिंध पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में स्थित है, खैरपुर में। राखीगढ़ी ये राजस्थान के घग्गर नदी में स्थित है। हमने अभी तक आपके प्रमुख नगरों के बारे में चर्चा किया, लेकिन जो एक चीज़ है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उस पर अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है, जिस पर हमें आपसे हल्का सा डिबेट करने का प्रयास करना है। इसमें 2-3 विद्वान बहुत ही महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में हमें चर्चा करना है कि एक मैके साहब थे, एक अर्नेस्ट हैकेल साहब थे, स्टाइन साहब थे। ये लोगों ने इस पर कार्य किया कि कैसे इसका परिवर्तन हुआ। कुछ लोग ये कहते थे हड़प्पा सभ्यता का कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, कुछ लोगों ने ये कहा भूतात्विक परिवर्तन के कारण हुआ, कुछ ने कहा कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया, कुछ ने कहा कि बाढ़ आ गया, कुछ ने कहा कि पर्यावरण परिवर्तन हो गया। ये 5 तरह के कॉम्प्लीमेंट हैं। लेकिन जो खुदाई का कार्य करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे मैके साहब और मार्शल जी, इनका ये मत है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो किसके कारण हुआ? बाढ़ के कारण। मैके साहब और मार्शल साहब जो प्रमुख इतिहासकार थे, इनका ये कहना था कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ? बाढ़ के कारण हुआ। दूसरा जो सबसे चर्चित नाम है आर.एल. स्टाइन और ए.एल. घोष। आर.एल. स्टाइन और ए.एल. घोष, इनका ये कहना था कि जो ये पतन हुआ वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। जबकि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर साहब ने, गार्डन चाइल्ड इतिहासकार व्हीलर महोदय ने कहा कि आर्यों ने आक्रमण किया तो आपका सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। किसने? व्हीलर महोदय और गार्डन चाइल्ड ने। जबकि एम.आर. साहनी महोदय ने उसे भूतात्विक परिवर्तन कहा। जबकि एम रशियन थे, ये भूगोलविद थे। एम डिमिट्रीमेव रशियन थे, भूगोलविद थे। उन्होंने ये कहा कि जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा पर्यावरण जो है का परिवर्तन जो हुआ, पर्यावरण का जो परिवर्तन हुआ, इसके कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।